हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं निरीक्षण विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि की। ठीक है, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, नाम से ही पता है और नाम से ही पूरा का पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट हो रहा है वो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर निरीक्षण विधि है क्या और इसका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग होता है। सबसे पहले तो बात करेंगे, अगर क्वेश्चनिंग होती है कि निरीक्षण विधि किसकी देन है, तो ये व्यवहारवादियों की देन है। व्यवहारवादियों की देन। ठीक है, अब व्यवहारवादियों की अगर मान लीजिए कि आपका ऑप्शन में व्यवहारवाद आता है तब तो आप बात करेंगे व्यवहारवादियों की देन की। अगर नाम आता है आपके ऑप्शन में, कुछ नाम दिए हों, तो इसमें सीधे सीधे व्यवहारवादियों के जो कहते हैं ना कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे जेबी वाटसन। ठीक है, उनका नाम यहाँ पर निकल कर सामने आएगा कि निरीक्षण विधि जो थी, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि जो निरीक्षण विधि थी, वो किसकी देन थी? जेबी वाटसन की या फिर व्यवहारवादियों की देन थी। ठीक, अब इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड सीधा सीधा बता रहे हैं कि अब चूंकि इन्होंने व्यवहार की बात की थी, व्यवहारवादियों ने किसकी बात की थी कि हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब व्यवहार का अध्ययन किस विधि से करेंगे? निरीक्षण विधि से करेंगे या फिर बहिर्दर्शन विधि से करेंगे। ठीक है, इसको बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि एक ही बात है, यानी कि ऑब्जर्वेशन विधि, यानी किसी भी बच्चे के व्यवहार का क्या करेंगे? हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे एक क्रमबद्ध तरीके से। फिर उसका व्यवहार ऐसा क्यों है, अच्छा है या बुरा है, उसके कारणों का पता लगाएंगे और फिर उसकी समस्या जो भी होगी, उसके व्यवहार के जो भी कारण होंगे, उनकी समस्याओं का क्या करेंगे? निदान करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की इन्होंने बात की, व्यवहारवादियों ने बात की कि निरीक्षण जो भी होता है वो दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक तो औपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल, औपचारिक निरीक्षण, और दूसरे तरीके के निरीक्षण की बात करेंगे अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण यानी कि इनफॉर्मल निरीक्षण। इन दोनों पॉइंट के बारे में आप लोगों को उम्मीद है कि सबको पता होगा कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम निरीक्षण की बात करें, औपचारिक की बात करें, तो औपचारिक निरीक्षण में जो परिस्थितियां होती हैं पूर्व निर्धारित होती है। यानी कि अगर हमें किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है, किसी कक्षा में सारे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो या फिर हमें प्ले ग्राउंड पर किसी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो परिस्थितियां क्या होंगी? पहले से पूरी निर्धारित होंगी कि तब वहां पर बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और उनके परिणाम बताए जाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। यानी कि एक बच्चे, क्लासरूम के जैसे बच्चे हैं बहुत शरारती हैं, ठीक है, या फिर क्लासरूम में बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के बच्चों का अध्ययन किया जाएगा, उनके व्यवहारों का, कि आगे परिस्थितियां क्या है जो बच्चा ऐसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक, अब औपचारिक जो परिस्थिति है, वैसे तो ये अच्छी परिस्थिति, अच्छा निरीक्षण है, ठीक है, इसमें हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये आता है कि जब हम किसी को बता के किसी के व्यवहार का अध्ययन करते, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो या कोई व्यक्ति हो, तो क्या होता है कि उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? वो ढोंगपूर्ण व्यवहार करने लगता है। क्या करने लगता है? ढोंगपूर्ण व्यवहार। यानी कि वैसे तो बच्चा क्लासरूम में बहुत शरारत करता है, बहुत शैतानी करता है, लेकिन जैसे ही उसको पता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया है, शिक्षक उसको देख रहा है या फिर प्रिंसिपल सर कैमरे से उसको देख रहे हैं, या पहले से अगर उनको बता दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहार में क्या कर लेता है? परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन कर लेता है, वास्तविक व्यवहार अपना छुपा लेता है और एक दिखावे का व्यवहार बाहर निकलता है कि हाँ वो बहुत अच्छा बच्चा है, या फिर वो उसमें किसी तरीके की वो शरारत नहीं करता है। इस तरीके की परिस्थितियां कक्षा कक्ष में निकलकर आती हैं अगर हम कौन सा निरीक्षण करते हैं? अगर हम औपचारिक निरीक्षण करते हैं। तो जब व्यवहार ही झूठा है तो उसके परिणाम भी लगातार झूठे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक निरीक्षण की। अगर हमने क्या किया, हम निरीक्षण कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन हम
उसमें पहले से किसी को कुछ भी नहीं बताने, हम औचक निरीक्षण करते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ एजुकेशन सिस्टम में डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल सर कभी कॉलेज में राउंड निकल गए तो कहते हैं ना औचक निरीक्षण हो रहा है। तो वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान इसी निरीक्षण में होता है, कि यानी कि बालक के व्यवहार की या शिक्षक के व्यवहार की, कि वास्तव में शिक्षक का व्यवहार कैसा है, बालक का व्यवहार कैसा है, कक्षा परिस्थितियां कैसी हैं, कक्षा अनुशासन में रहती है नहीं रहती है, शिक्षक उन्हें कंट्रोल कर पाता है नहीं कर पाता है, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं क्लासरूम में, किस टीचर की क्लास में कैसा माहौल रहता है, ये सब अनौपचारिक निरीक्षण के माध्यम से क्या होता है, पता चलता है। अब बात करते हैं, जैसे कोई प्लेग्राउंड है, वहाँ पर गेम हो रहा है और बच्चों को नहीं पता है, तो गेम में बहुत सारी ऐसी आती है कि जीतने पर बच्चे खुश भी होते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, हारने पर उनका रिएक्शन दूसरा होता है, किसी बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है। तो जब बिना अनियंत्रित परिस्थितियों के, बिना पूर्व निर्धारित किए, बिना पहले से बताए हुए निरीक्षण किया जाता है, तो वही निरीक्षण जो होता है मुख्य रूप से वास्तविक निरीक्षण माना जाता है। क्योंकि जो वास्तविक व्यवहार है वो किसी का भी हो, व्यक्ति का हो, आप सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि जब आप कोई व्यवहार कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, अगर उसको पता है कि आप उसको देख रहे हैं तो उसका एक बनावटी व्यवहार निकल कर सामने आता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को बिना बताए या बिना अंदाजा लगे उस व्यक्ति के कि आप उसके व्यवहार को देख रहे हैं, आप उसके जीवन की परिस्थितियां, यानी कि वो कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, वो सामान्य परिस्थितियों में झूठ बोलता है नहीं बोलता है, खाना क्या कहते हैं उस परिस्थितियों में झूठ बोलता है नहीं बोलता है, तो ये सारी बातें जब बिना किसी कहते हैं ना अनियंत्रित परिस्थितियों में जब निर्धारित करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर जो व्यवहार होता है वो वास्तविक व्यवहार व्यक्ति का निकल कर आता है, और उसके जो भी समस्या होती हैं, उनके जो परिणाम और निदान होते हैं, वो भी सब वास्तविक रूप से निकल कर आते हैं। अब इस विधि की एक खासियत ये भी है कि ये सभी व्यक्तियों पर, सभी वर्ग के व्यक्तियों पर अप्लाई की जा सकती है। सभी वर्ग के व्यक्तियों यानी कि इसमें चाहे छोटा बच्चा हो, वयस्क हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, क्योंकि हमें अपने व्यवहार का अध्ययन नहीं करना है, अगला आदमी यानी कि इसमें विषय विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो दूर बैठकर हमारे व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, हमारे व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है, चाहे वो फिर एक छोटा शिशु हो हमारे घर का, वयस्क हो या कोई वृद्ध व्यक्ति हो। इसमें इस विधि के द्वारा सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके जो परिणामों की बात करें, क्योंकि हमने बात की थी, अगर कंपैरिजन की बात करें तो अंतर्दर्शन विधि में जो परिणाम थे उनकी विश्वसनीयता थोड़ा संदेह में थी, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, तथ्यों को छुपा लेता है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति हमारे व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो इसके परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति अध्ययन कर रहा है व्यवहार का, तो वो सही अध्ययन करेगा कि इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, या फिर इसमें ये कमियां हैं, ये गुण हैं, ये दोष हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट चीजें लोगों के सामने लेकर आएगा, ठीक। अब कहते हैं कि चूंकि ये सामूहिक रूप से इसका ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि सामूहिक ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है इस विधि का सामूहिक रूप से, तो इसमें चाहे तो पैसों के मामले में हो, चाहे तो मेहनत के मामले में हो, चाहे समय के मामले में हो, ये विधि क्या है, हर तरीके से इसमें बचत होती है। क्योंकि अगर हमको 10 बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है तो 10 का हम एक साथ कर सकते हैं, तो उससे समय की और श्रम की दोनों की बचत होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी विधि हो, वो जब नई विधि कोई भी आगे डेवलप हो जाती है, तो जो नए लोग आते हैं, नए मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो उनके सामने सबसे पहले समस्या ये रहती है कि वो अपनी विधि बताएं, उससे पहले जो विधियां आई हैं उनके दोषों को बताना उनको जरूरी होता है कि भाई आखिर उस विधि में क्या कमी थी जो आप ये नई तरीके की नई विधि लेकर आए। तो इस विधि के बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने जो आगे आए, उन्होंने सबसे पहले बताया कि इसमें तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रशिक्षित प्रेक्षक, यानी कि ट्रेन्ड ऑब्जर्वर,
यानी पूरी तरह से जिनको ट्रेनिंग दी जाए कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आप कैसे करेंगे, किन विधियों के माध्यम से करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके का है। ठीक है, फिर पक्षपात की इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा इसका दोष था वो मान लीजिए कि जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक मान लीजिए प्रेक्षक कौन होगा, शिक्षक ही होगा। अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं, क्लासरूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रेक्षक कौन होगा, शिक्षक होगा। अब पक्षपात कैसे होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो व्यक्तिगत मनोदशा होती है वो इस पर कभी ना कभी हावी कहीं ना कहीं होने लगती है। क्लासरूम में बहुत से बच्चे होते हैं कि जो हमें पर्सनली पसंद नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस चीज का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है कि वो बच्चा या उसका व्यवहार चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन शिक्षक को अगर वो नहीं पसंद है व्यक्तिगत रूप से, तो यहाँ पर उसके व्यवहार के बारे में वो क्या करता है, निगेटिव पॉइंट ही प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर केसों में नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि शिक्षक का जो कहते हैं ना कि उसका पर्सनल जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इफेक्ट करता है कि वो बच्चा आपको उसको पसंद नहीं है, या उसने कभी कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जो शिक्षक को नहीं पसंद है, उनकी बेइज्जती हो गई या इस तरीके से कुछ, तो वो फिर बच्चा चाहे जितना अच्छा होमवर्क करके लाए, चाहे क्लास में जितने आराम से अनुशासन से बैठे, लेकिन जब उनके व्यवहार का इवैल्यूएशन होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षक उस बच्चे को माइनस रेटिंग जरूर देता है। तो ये इसके 2-3 जो बहुत बड़े अवगुण थे जो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि या ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।